हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। तो जैसा कि आपको आपके सामाजिक विज्ञान के भारत में राष्ट्रवाद अध्याय नंबर 2 का भाग 1 आपने पा लिया है और उसमें जो भी राष्ट्रवाद संबंधित टॉपिक रहे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो आज देखते हैं हम भारत में राष्ट्रवाद जो इतिहास के से ही है भाग नंबर 2 को, जो सबसे ज्यादा डिमांड आप लोग की रहेगी साइमन कमीशन के बारे में हमें बताया जाए। तो इस चैप्टर क्योंकि साइमन कमीशन भारत के राष्ट्रवाद में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन का गठन यानी कि प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो मैं बताते चलूं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। अब इसका विरोध करने वाले वो सबसे महत्वपूर्ण नेता वो कौन थे, तो अभी आपको आगे भी चर्चा होगी। तो आगे चर्चा करने से मैं बताते चलूं कि वो नेता कौन थे। हमारे लाला लाजपत राय थे, जिन्हें पुलिस की लाठीचार्ज में इतने बुरी तरह घायल हुए कि उनका वहीं पर मृत्यु हो गया। अब देखिए प्रश्न करता है कि ये भी साइमन कमीशन से ये भी प्रश्न देता है एग्जाम में, बहुत कई साल पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। आखिर क्या रीजन रहे कि साइमन कमीशन को भारत आना पड़ा, उसकी कमेटी बैठानी पड़ी। तो देखिए साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया, यानी जो साइमन कमीशन गठन करने वाला था उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। इस कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। अब चूंकि इसमें भारत से ही संबंधित व्यवस्था थी, फिर भी इसका विरोध क्यों हुआ, बात उठती है ना कि आखिर लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था इस कमेटी में। इसलिए विरोध था कि हमारी व्यवस्था चलानी और हम ही ना हो, घर हमारा हो और कह दो कि यहां से निकल जाओ, ये कैसे हो संभव हो सकता था। तो विरोध का कारण यही बना। तो साइमन कमीशन क्या उद्देश्य था कि संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। एक प्रश्न अब और पूछता है ऐसे साइमन कमीशन से ही कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। क्योंकि उस समय कांग्रेस ही क्या थी, अब वर्तमान कांग्रेस और उस पुरानी कांग्रेस की आप कंपेयरिंग मत करिए, आप बस यो भारत के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक कमेटी थी वो कांग्रेस, जो भारत के हर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर देती। तो इससे वो असंतुष्ट क्यों थी, उसका रीजन असंतुष्ट होने का क्या था, ये पूछता है। ये बहुत बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन आप अपने कि कोई भी किसी साल का सामाजिक विज्ञान का पेपर उठा के देख सकते हो, इतिहास से क्वेश्चन कितने बार आए हैं। तो कांग्रेस सहित भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस सहित भारतीय नेताओं ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का जो फैसला है केवल भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, भारतीयों का फैसला केवल भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। ये भारतीयों का कहना था कि हमने बताया ना कि हमारी व्यवस्था दूसरा क्यों कैसे देख सकता है, मेरे घर को मुझसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं संभाल सकता, ऐसी ही सिचुएशन थी। तो यही रीजन था कि उसको विरोध करना पड़ा। साथ साथ में कांग्रेस भी लग गई विरोध करने में। तो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन थे, तो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले मुख्य नेता लाला लाजपत राय थे। अब जो पुलिस के लाठियों के प्रहार के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब आता है, ये बहुत बार आपने पेपर में देखा हुआ, ये चीज लिखा था कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था और कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको अब मिलने जा रहे हैं
कहोगे कि एक बार मैं बस बताऊंगा और आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में की गई थी। क्या हुआ था कि अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। किसने ये किया था? लॉर्ड इरविन ने। किस लिए किया था? भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब प्रश्न हमें बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? हाँ, तो आप उत्तर क्या दोगे? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के गोलमेज सम्मेलन में की गई थी। अब यह पूर्ण स्वराज की मांग किसने उठाई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उठाई थी। तो ये आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम संघर्ष क्यों हुआ और किसके कारण हुआ, ये भी प्रश्न है आपके सामने। तो मैं बताता चलूं कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बारे में कि 1920 के दशक के बीच मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के काफी समकक्ष थे। उस समय मुस्लिमों की हितैषी मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस हिंदू महासभा बनी थी, राष्ट्रवादी संगठन, ऐसे अनेकों सभा थी जो एक दूसरे के लिए कमेटियां बनाई गई थी। तो बाद में आपसी संबंध खराब हो गए। अब ये लोग पहले एक थे, लेकिन बाद में क्या हुए, इनके बीच भेदभाव, नेताओं के ने इनके बीच भेदभाव करना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। कहा कि जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा हो वहां पे मुस्लिम नेता अधिक होने चाहिए। ऐसी मांगे उठनी शुरू हो गई। यानी अब क्या हुआ, राजनीति हावी होने लगी हमारे सौहार्द के प्रति। और उसके बाद हुआ क्या कि जब मतभेद शुरू हो गए तो ये प्रश्न होता है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद थे वो क्या थे, किस बात पे वैचारिक मतभेद हुए थे। तो वैचारिक मतभेद अभी मैंने बोला कि मतभेद यही था कि जहां पर मुस्लिम की संख्या ज्यादा हो वहां पे अधिक मुस्लिम नेता हो, जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो वहां पे हिंदू नेता हो। ऐसी चीजें उठनी शुरू हुई थी। क्या उसमें मुख्य कौन थे? मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना दो शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। कहा कि अलग से मतदान तभी नहीं होगा यदि मेरी दो शर्तें यदि मान ली जाए तो। वो ये पूछता है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के वे दो मुख्य शर्त कौन से थे जिस पर उन्होंने कहा था कि निर्वाचिका की यदि ये मांग मैं छोड़ दूंगा, यदि मेरी ये दो शर्त क्या हो, कांग्रेस मान ले, भारत सरकार मान ले। हुआ क्या? पहला केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। जहां पर केंद्रीय सभा हो मुस्लिमों के लिए पहले से ये तय हो कि इतनी सीट मुस्लिमों की है, बाकी बट जाए। दूसरी शर्त क्या थी जिन्ना जी द्वारा कि प्रतिनिधि मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों कौन कौन से, बंगाल और पंजाब, खास करके बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में हो, जो प्रतिनिधित्व यानी जो नेता हो मुस्लिम वर्चस्व वाली आबादी वहां पे ज्यादा हो। ये मुख्य दो मांगे मोहम्मद अली जिन्ना जी की रही, जिसके लिए वो निर्वाचिका की अलग मांग छोड़ने को तैयार हुए थे। अब बात करते, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस वीडियो लगातार देखते रहिए आप, कहीं पर भी आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, देखिए पेपर तो उठाइए, देखिए पूछा है कि नहीं। तो क्या कारण थे? पहला कारण कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में
पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से जो नेहरू जी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई उसको मानने से एकदम इनकार करेंगे, मुझे नहीं मानेंगे। यह अब आंदोलन का कारण तो बनना ही था। दूसरा क्या हुआ रीजन कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, जो 1929 में गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उठाई गई थी, उस पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ये बात भी मान एकदम राजी हुई नहीं ब्रिटिश सरकार। अब तो बौखलाना तय था कांग्रेस का। और आंदोलन तो ये सविनय आंदोलन था कि पूरे विनती के साथ, अगर यहीं पर जो गरम दल और नरम दल की बात अगर कर दी जाए तो सोचिए कि अगर वहां पे गरम दल अगर होता, सविनय अवज्ञा आंदोलन के न करके दूसरा आंदोलन होता तो अंग्रेजों की क्या असर होते। अभी तो सविनय आंदोलन के बाद हम लोग मुक्ति पा गए। चलिए बात करते हैं पूना पैक्ट के बारे में। क्या कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की सर्वदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। क्या सहमति थी? इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ये पूना पैक्ट बना क्यों था? आप सभी जानते हो कि हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जी क्या थे? दलितों की एक मसीहा थे और गांधी जी भी दलितों के हित में ये अक्सर बातें किया करते थे। तो इनके बीच समझौता हुआ कि दलित को भी क्या हो, जैसे मुस्लिमों की मांग थी निर्वाचिका में शामिल करना, तो यहाँ भी था कि दलितों के लिए भी एक मुखिया होना चाहिए। तो इस पर पूना पैक्ट पूछता है, पूना पैक्ट या पूना पैक्ट की क्या खासियत रही थी। तो उस पर दोनों लोगों की जो चर्चा जेल में हुई थी, सर्वदा जेल में, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच, जिस पर सहमति बनवाने का वहां पर मीडिएटर कौन था? हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे। अब पूना पैक्ट की शर्त क्या थी वो देखते हैं। पूना पैक्ट की शर्तों के बारे में बात करूं तो राज्य विधायिका में दलितों को 147 सीटें प्रदान करना, यानी जितनी राज्य विधायिका है उसमें दलित वर्ग पर 147 सीट होनी चाहिए। ये शर्त थी भीमराव अम्बेडकर जी की। दूसरी शर्त क्या थी कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। जो सीटें आरक्षित होंगी उस पर जो है मिलाकर जो निर्वाचन जो मतदान होंगे वो मंडल कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये मुख्य शर्त रही भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के बीच। अब थोड़ा सा अभी चैप्टर आप भारत में राष्ट्रवाद तो खत्म हुआ, लेकिन पूरे भाग 1 और भाग 2 की जब चर्चा हो गई तो उसमें कुछ महात्मा गांधी जी से और इस चैप्टर से जुड़े 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं कि क्या है जो आपके मन में लास्ट में एकदम माइंड में बैठ जाए कि ऑप्शनली अगर आ जाए तो आप तुरंत उसको कहते अरे ये तो मैंने पढ़ा था, मैंने तो ये सीखा था। देखिए क्या है, जैसे महात्मा गांधी से संबंधित चीजें क्या रही कि कोई पूछता कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, तो मैं बता दूं कि जो हिंद स्वराज ये पुस्तक का नाम है जो महात्मा गांधी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। अब महात्मा गांधी ने उस स्थिति में जब ये पूरे लड़ाई चल रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और पूर्ण स्वराज की मांग जब उठ रही थी, उस बीच गांधी जी ने ही एक बहुत विख्यात बहुत सुप्रसिद्ध नारा दिया था। वो क्या था? करो या मरो, यानी अब तो लड़ जाओ, अब तो या तो पूर्ण हम स्वतंत्र ही होंगे या तो अब इस दुनिया से चले ही जाएंगे। लोगों में जोश भरने का ये नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो अब एक टॉपिक आपकी ये भी बहुत पूछता है जो कि मैंने बता भी दिया भाग 1 में, तो मैं फिर लास्ट में भी ये बता देता हूं कि पूछता है कि सत्याग्रह की शुरुआत कब, यानी सत्य के लिए जो आग्रह की बात की गई थी वो कब हुई थी। तो आप सब ही जानते हो कि जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे तो उस समय वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चंपारण आंदोलन के नाम से जो
किसानों के साथ मिलकर यह आंदोलन किया गया था। तो यह 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी। जैसा मैंने बताया भी है इसके बारे में, बहुत चंपारण आंदोलन को बहुत अच्छे से व्याख्यात किया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद अब आप बहुत बखूबी समझ चुके हो। इससे आने वाले कोई भी प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो यदि मेरे बच्चों आपकी मेहनत ऐसे अगर बनी रही और आप ऐसे आगे बढ़ते रहे तो जरूर 90 पार जाओगे। तो यदि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिसने भी अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो आपको नागरिक शास्त्र से मिलने वाली है, जो आप समझ सकते हो कि कितने मार्क्स के हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं इसके। तो तब तक के लिए गुड लक माय डियर।